हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट 2024 में फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। तो वो उसमें आपका एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन उसमें आए थे, तो बात करेंगे। मेरे पास एक जो ये सेट है, ये है T4, यानी बुकलेट जो कोड है वो है T4। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आपके फिजिक्स में क्वेश्चन है, वहां पर लगभग आपके 30 क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी लेवल के रहे हैं और 17 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे और जो 3 क्वेश्चन थे वो थोड़े एक्सप्लेनेशन के थे, यानी उनमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा थी। बाकी बात करें तो पेपर फिजिक्स का जो पार्ट है वो अच्छा रहा है। तो अगर शुरू करते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the road is 2400 gram per centimeter square. The length of the 400 ग्राम रोड इज नियरली। अब बात करें तो यहाँ पे जो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, इसके लिए जो इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। और यहां से अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो L की जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 8.5 सेंटीमीटर। अगर नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अबोव इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes। अब देखिए, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस r है, इसमें मान लीजिए कोई पार्टिकल m है, अगर रोटेट कर रहा है तो इस पर क्या होगा, अंदर की ओर एक जो अभिकेंद्र बल लगेगा, यानी जो यहां से जो टेंशन होगी T वो इक्वल टू हो जाएगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। यानी यहां से अगर हम T की वैल्यू करें तो T इक्वल टू हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, उन्होंने कहा है कि इसमें अब जो इसकी स्पीड है वो कितनी कर दी जाए, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा करते हैं तो mr 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से आपका T डैश जो होगा वो हो जाएगा 4 mr ओमेगा स्क्वायर। यानी ये वैल्यू जो है आपकी T है, यानी T जो हो जाएगा वो 4 टाइम T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ। मान लीजिए आपको इसमें एक साइकिल दी हुई थी, ऐसे वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम आपको कर्व गिवन है ABCD। तो इसमें आपको पूछा गया है कि पाथ सी, यानी इसमें पाथ BC के अलोंग। अब देखिए BC के अलोंग अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए इसमें हमारा क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। और बात करें एरिया अंडर द कर्व इज 0, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, जो वर्क डन है BC पाथ में, वो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो था यहाँ पे रेडिएशन था, रेडिएशन टॉपिक से था, जिसमें जो लिखा हुआ है इस प्रकार था, वो 82 290 x अल्फा y z बीटा इलेक्ट्रॉन क्यों। तो आपको क्यों का बताना था कि इसका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो कितना है। तो बात करें कि अल्फा क्या होता है, ये होता है हीलियम पार्टिकल। तो हीलियम पार्टिकल जब यहां से स्ट्रेक्ट होगा तो यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 कम हो जाएगा, यानी 80, और जो मास है वो कितना हो जाएगा, 4 कम, तो यहां से हो जाएगा 286। अब बात करें E प्लस, तो ये क्या होता है, एक +1 बीटा 0, यानी यहां पे जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 1 कम हो जाएगा, यानी 79, और इसके जो मास में है वो कोई चेंज नहीं होगा। और बात करेगी माइनस बीटा 0, तो +1 0, तो यानी सॉरी -1 इज 0, तो यहां पे क्या होगा, इसका जो परमाणु क्रमांक है एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी 80, और यहां पे हो जाएगा 286, 80 और 286। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस हो रहा है, तो -E0, तो यानी इसका परमाणु क्रमांक एक और इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यानी, और मास जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2, यानी जो इसका एटॉमिक मास है वो 286 और क्रमांक जो है यानी नंबर जो है वो
81 हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर्स एंगल देन। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर ब्रूस्टर एंगल पे आपका कोई चीज स्ट्राइक कर रही है तो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई लाइट है अनपोलराइज, ठीक है, वो किसी एंगल बूस्टर एंगल पे कर रही है तो वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट जो होगी, यानी रिफ्लेक्ट रे होगी वो पोलराइज होगी कंप्लीटली, बट जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। यानी जब चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, तो यहां पर ये क्वेश्चन देखो कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, ये क्या है यहां पर हमारी पार्शली, ये है पार्शली पोलराइज। तो यहां पर जो होगा, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी वो पार्शली पोलराइज्ड है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका गिवन है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज E इक्वल टू एच न्यू, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट द मोमेंटम ऑफ फोटोन p इक्वल टू एच न्यू अपॉन c, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, यानी बात करें तो इसका जो ये नेक्स्ट यानी डी ऑप्शन है, ये भी आपका करेक्ट है। और लास्ट जो ऑप्शन है फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, तो फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट मींस जो ई ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो यहां पर आपका इट मींस ए बी सी एंड डी ये आपके स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली inelastic one dimensional collision, the body A moves with velocity v1 while body B is in rest before collision, the velocity of the system after collision is v2, the ratio v1 is to v is। देखिए अब बात करें कि इसमें जो कोलिजन है, कोलिजन में जो हमारा है वो मोमेंटम है कंजर्वेटिव रहता है, यानी मोमेंटम कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि आपके कोलिजन से पहले का मोमेंटम, यानी अगर बात करें पार्टिकल 1 के लिए m1 u1 और पार्टिकल 2 के लिए m2 u2, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा ये m1 v1 प्लस m2 v2। अब बात करें यहां पे दिया है कि पहले जो पार्टिकल A है, मान लीजिए उसका मास m1 है, तो m1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और आफ्टर यानी जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी रेस्ट में दिया गया यानी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे m2 इंटू 0। अब बात करें नेक्स्ट आफ्टर द कोलिजन जो द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर, यानी अब ये दोनों क्या होंगे, दोनों कंबाइंड होकर दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, तो यहां पे जो आएगा नेक्स्ट आएगा v2, तो अगर यहां से v1 अपॉन v2 का जो रेशियो आएगा, मास दोनों के सेम है तो सेम है, तो यहां से m1 अपॉन m1 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 अपॉन m1, यानी यहां से जो होगा 2m अपॉन m, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा 2:1। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ये आपका प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको एक प्रिज्म दिया है, इसमें ए ये राइट एंगल प्रिज्म है, यानी दैट मींस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री, और यहां पे एक लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है 30 डिग्री एंगल पर, और देन पैरेलली वो रिफ्लेक्ट हो रही है BC, और देन आप स्ट्राइक एंड रिफ्लेक्ट अलोंग द डायरेक्शन C। तो अब यहां से देखिए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए R1 है और ये क्या है आपका R2 है, तो यहां से अगर देखें तो RA जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, तो अगर वैल्यू निकालता हूं R2 की, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी एंगल A की वैल्यू है 90, तो 90 माइनस R1,
90 माइनस R1। मान लीजिए अगर आपका बाहर मीडियम एयर है तो वहां पे N1 यानी जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 हो जाएगा, और सेकंड बात करें तो वो N2 हो जाएगा। अब यहां पे अगर हमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा आपका N1 sin 30 इक्वल टू N2 sin R1, और यहां से N1 की वैल्यू 1 है और sin 30 की वैल्यू आपकी 1/2 है, और यहां से N2 और साथ में sin R1 यानी N2 sin R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और बात करें तो sin R1 यहां से sin R1 हो जाएगा 1/2 N2। इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा N2 sin R2 इक्वल टू हो जाएगा आपके N1 sin 90। अब N2 sin R2 की जो वैल्यू है वो 90 माइनस R1 है, और इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है और sin 90 की वैल्यू 1 है, और बात करें तो sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा, यानी cos R1 इक्वल टू 1 और cos R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/N2। अब देखिए यहाँ पे sin R1 है और sin R2 है, अगर बात में करूं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ू तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर R1 प्लस cos स्क्वायर R1, तो यहां से हो जाएगा ये sin स्क्वायर R1 यानी 1/2 N2 का स्क्वायर और प्लस 1/N2 का स्क्वायर, और यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की बात करें वो 1 हो जाएगा, और यहां से 1/4 N2 का स्क्वायर प्लस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इक्वल टू यहां से एलसीएम लेते हैं 4N2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा 5/4 N2 का स्क्वायर, और N2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5/4 या फिर N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका √5/2। तो यहां से इस प्रकार देखें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के जो मटेरियल है उसका आया है वो है आपका √5/2, और यहां से देखिए तो बात करें ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट करें कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई/3, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो अगर मैं इसकी बेसिक इक्वेशन देखूं वो क्या आती है, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से अगर मैं इसके बात करूं सबसे पहले हमें निकालना था एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इसका डायरेक्टली देखें कि 5 हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5, और बात करनी है अब इसको हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए अगर मैं देखूं तो यहां से ओमेगा इक्वल टू की कितनी वैल्यू है, ओमेगा इक्वल टू वैल्यू है पाई, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π/t इक्वल टू पाई, और पाई से पहले कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आएगा t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी एम्पलीट्यूड आपका 5 मीटर है और टाइम आपका 2 सेकंड है। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर आपका, सॉरी सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 5 मीटर, मीटर गिवन है, मीटर गिवन है तो 5 मीटर और 2 सेकंड, 5 मीटर और 2 सेकंड आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको एक x इक्वल टू 2t - 1 और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी F इक्वल टू गिवन है आपको 5 न्यूटन, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट पावर। तो बात करेंगे पावर, पावर क्या होता है P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू W/T। अगर यहां से मैं रिलेशन निकालता हूं फोर्स के साथ तो आपका वर्क क्या होता है P इक्वल टू, यहां से अगर मैं निकालता हूं P यानी वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी। तो यहां से P की वैल्यू हो जाएगी आपकी FV, क्या हो जाएगी FV, या फिर मैं V को इंस्टेंट में अगर निकालना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं dx/dt। तो dx/dt, तो दैट मींस यहां से F की वैल्यू 5 हो जाएगी और d/dt 2t - 1, तो F, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 आ जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, तो आंसर आपका होगा 10, और यानी आपको निकालना था इसमें पावर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट 11, अ टाइटली वाउंड 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil take permeability free as 4 pi into 10 की पावर -7। तो यहां से अगर बात करेंगे ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका,
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और सेंटर पे आपका अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और डायरेक्टली अगर हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा 4.4 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स फर्स्ट इज constant velocity but varying acceleration, second is varying velocity and varying acceleration, third is constant velocity and four is constant acceleration। अब बात करेंगे अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो हमारी डायरेक्शन है यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो यहां पे अगर बात करें तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहती है, स्पीड क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी आपकी जो होगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। तो डायरेक्टली अगर कांस्टेंट की बात करेंगे आपका पहला और थर्ड यानी फर्स्ट एंड थर्ड को ऑप्शन गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन चेंज है तो एक्सीलरेशन भी आपका कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। अब थर्ड बात करें, आपको एक लॉजिकल आउटपुट की एक टेबल गिवन है जिसमें गिवन है ए बी एंड वाई, इनमें रिलेशन गिवन है 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। अब देखेंगे इसमें अगर हम इसको ऑप्शन से करें तो बहुत अच्छा जल्दी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले ही देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन से ही अगर हम बी और वाई में रिलेशन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है और 1 है तो 0 है। दैट मीन्स ये इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन दैट मीन्स y इक्वल टू बी। यहां से अगर जो ऑप्शन देखे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज फॉर अ सोलर सेल द IV characteristics lies in the fourth quadrant of the graph. This is right statement. And second is in a reverse bind PN junction diode the current is measured in microampere due to majority charge। ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी चार्ज की वजह से जो आपका करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज के। यानी आपका ए ऑप्शन सही यानी स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इससे रिलेटेड जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट इज राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन है। तो आपको रेशियो गिवन है एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड वीएस अपॉन वीपी। यू नो दैट एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू होता है वीपी अपॉन वीएस, वीपी अपॉन वीएस, बट आपको फाइंड करना है वीएस अपॉन वीपी। तो यहां से आपका अगर वीएस अपॉन वीपी निकालना है तो ये हो जाएगा एनएस अपॉन एनपी और वी कैन से एनपी अपॉन एनएस यानी 1/1/2। तो दैट मींस वीएस अपॉन वीपी का जो आपका रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 करेक्ट है। अब बात करें कि आपको एक रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट 16। अ व्हील of a block art is rolling on a level road and shown in the figure if the linear speed v in the direction shown which one of the following option is correct। तो यहां से अगर आपको एक व्हील गिवन है, यह आपका पॉइंट गिवन है क्यू, ये पॉइंट यहां पे पी गिवन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। चलिए देखिए अब बात करेंगे यहां से अगर इस पॉइंट पे क्यू की बात करें तो यहां से लीनियर वेलोसिटी यानी v आगे की ओर होगी और जो इसकी रोलिंग के कारण जो इसकी है v इक्वल टू r ओमेगा वो बैकवर्ड होगी यानी दोनों का एक मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे बात करें कि ट्रांजिटिव और आपकी रोलिंग दोनों के कारण यहाँ पे वेलोसिटी होगी यानी v और प्लस r ओमेगा या फिर v कैसे है v प्लस v इक्वल टू 2v। तो यहां से हमें पता है कि v की जो वेलोसिटी है वो मोर देन q है, v की वेलोसिटी जो है वो मोर देन q है। अब इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज बोथ द पॉइंट p एंड q मूव्स विद इक्वल स्पीड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉइंट p हैज 0 स्पीड, रॉन्ग। पॉइंट p मूव्स स्लोअर देन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज पॉइंट p मूव्स फास्टर देन q,
यानी P मूव फास्टर देन Q, दिस इज द राइट ऑप्शन। यानी जो P है वो आपका फास्टर मूव कर रहा है किससे, आपका पॉइंट Q से। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन। अब इसमें देखिए कि जो अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो कितने कलर से मिलकर बनी होती है, वो 7 कलर से है। और 7 कलर से अगर मैं जो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, सेंट्रल मैक्सिमा पे जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो यानी यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी वो व्हाइट बनेगी, अदर जो डिफरेंस होगी वो कलर वाइज बनेगी उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो आपकी कैसी होगी, व्हाइट होगी, और सराउंडिंग कैसी होगी, कलर्ड होगी। तो यहां से ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज। अब बात करें क्वेश्चन 18, ये आपका लेंस लॉ पे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला। आई थिंक इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। यहां पे मान लीजिए आपको 2 सोलेनोइड गिवन है, ए बी, और एक बार मैग्नेट है एन एस, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन है, और नेक्स्ट सोलेनोइड गिवन है सी डी। अब बात करें कि लेंस लॉ क्या कहता है कि इंडक्टिव करंट की इसमें आपको डायरेक्शन निकालनी है, और इंडक्टिव करंट की डायरेक्शन क्या होती है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि इट्स अपोज द, ये उसी कारण यानी उसी वजह का विरोध करता है, अपोज करता है कि जिससे ये उत्पन्न हुई है। मान लीजिए फ्लक्स ये अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, बढ़ने नहीं देगा, अगर घटा रहे हैं तो घटने नहीं देगा। तो बात करें यहां पर इसको मूव करा रहे हैं, तो मूव करा रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो अपोजिट जो सिरा होगा वो भी कैसे करेगा, साउथ पोल की तरह वर्क करेगा। और यहां से बात करें कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये इसको दूर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस ये भी आपका क्या करेगा, साउथ पोल की तरह ही वर्क करेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। अब बात करें कि साउथ पोल में यहां से डायरेक्शन जो होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो C to D होगी। लेकिन अगर मैं इससे देखता हूं यहां से तो साउथ में नजर आएगा, लेकिन इन फ्रंट से देखता हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो यहां से जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी B to A। तो इसमें जो फर्स्ट सोलेनोइड है उसके लिए डायरेक्शन आपकी B to A है, और सेकंड सोलेनोइड के जो लिए आपकी डायरेक्शन है वो करंट है इंडक्टिव, वो C to D है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 B to A एंड C to D इज राइट। अब 9 की बात करें, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट in 11th standard. In a vernier calipers, n+1 division of a vernier scale considered with the n division on main scale. If 1 MSD is equal to 0.1 mm, then vernier constant in centimeter. चलिए बात करें इसमें क्या गिवन है, n+1 यानी n+1 डिवीजन किस पर है, वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर पर आपको डिवीजन कितनी दी है, n+1, और ये मैच किससे कर रही है, n डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर कितनी डिवीजन से, n से मैच कर रही है। अगर आपको हम निकालने हैं 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन यहां पे आपको जो गिवन है वो कितनी गिवन है, वो दी है आपको 1 MSD इक्वल टू 0.1 mm। और बात करें कि लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट होता है आपका, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी मेन स्केल की डिवीजन माइनस आपकी वर्नियर की। तो मेन पे आपकी कितनी है 1, ठीक है, मेन पे कितनी है आपकी 1, और इस पर कितनी है, यानी n/n+1, तो और MSD। तो बात करेंगे यहां से सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा n+1 माइनस n/n+1। सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 1/n+1 MSD। अब 1 के लिए आपको दिया है, इसमें 1 MSD गिवन है आपका 0.1 mm, लेकिन आपको निकालना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां पे रखेंगे 0.01/n+1, और यहां से पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, तो 1/100 इंटू n+1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाता है। अब बात करें 20 क्वेश्चन, द आउटपुट y of the given logical gate in similar to the output of a
एंड ए। अब इसमें जो ऑप्शन है वो आपका एंड गेट हो जाएगा, यानी 20 का जो आपका है वो एंड गेट सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिलेशन। फर्स्ट इज द पोटेंशियल वी एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर आर फ्रॉम द सेंटर इज ऑफ द डाइपोल और डाइपोल मोमेंट वेक्टर P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज प्लस माइनस 9 इंटू 10 की पावर 3। अब बात करें कि एक्सियल पोजीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है। एक्सियल डायरेक्शन में जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और P की वैल्यू गिवन है आपकी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एंड R की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2। और बात करें कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 इंटू 9 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 3। तो 9 इंटू 10 की पावर 3, यानी फर्स्ट जो आपका रिलेशन है वो यानी सही है। नेक्स्ट है V इक्वल टू प्लस माइनस 2P अपॉन, तो यहाँ पे आपका एक्सियल फॉर्म में जो होता है वो P होता है ना कि 2P। तो दैट मींस जो सेकंड रीजन है वो आपका इनकरेक्ट है। तो यानी A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.049 टेस्ला। अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 5 सेकंड। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द नीडल x इंटू 10 की पावर माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है, वो 20 ऑक्सीलेशन है। 20 ऑक्सीलेशन है आपका कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो यहां से टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा 5/20 यानी 1/4। अब टाइम पीरियड्स का जो इसके लिए इक्वेशन है वो होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB। और आपको निकालना है यहां से M की वैल्यू, तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से M इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर I अपॉन BT स्क्वायर। और यहां पे अगर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो M की जो वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 1280 पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको मैचिंग के क्वेश्चन थे। फर्स्ट इज, तो सबसे पहले की देख लेते हैं, इसमें आपको ससेप्टिबिलिटी का जो इसमें मैच करना है और मटेरियल गिवन है। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक। अगर बात करें कि डायमैग्नेट है तो डायमैग्नेट क्या करते हैं कि अक्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, यानी इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। तो यहां से निगेटिव की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बी इसमें दिया हुआ है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेट क्या होता है, जो अक्षेत्र की दिशा में अधिक चुंबकीय यानी अधिक चुंबकित हो जाता है, ठीक है। और पैरामैग्नेट क्या होता है, वो कम होता है। यानी बात करेगी पैरामैग्नेट की जो होगी वो लगभग आपकी किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन के बराबर होती है, और फेरो की उससे भी ज्यादा होती है। नॉन मैग्नेट की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो यहां से बात करेगी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी जो एक डायमैग्नेट होगी उनकी जो होगी निगेटिव होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। जो बी है यानी फेरोमैग्नेटिक की जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और बात करेगी पैरामैग्नेटिक की, और पैरामैग्नेटिक की जो होती है वो एप्सिलॉन के से छोटी होती है। और D इक्वल टू नॉन मैग्नेटिक, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो आपकी 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर यानी 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे आपको 2 ब्लॉक गिवन है। एक क्वेश्चन है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 आपके ब्लॉक गिवन है, जिसका एक का मास है 3 kg और एक जो है उसका मास है 2 kg, और इन पर एक बल लगा है F, यानी फोर्स है 10 न्यूटन का। तो आपको इस ब्लॉक पर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि जिस फोर्स से हम इसको फोर्स लगा रहे हैं उससे एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन की यानी फोर्स हो जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2 इंटू ए, यानी 10 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू ए, और a इक्वल टू 5 टू 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका 2 हो जाएगा। और बात करें कि सेकंड ब्लॉक पर जो आपका फोर्स होगा तो F इक्वल टू ma, यानी m हो जाएगा 3 और a हो जाएगा 2, यानी 3 टू 6 न्यूटन, यानी 6 न्यूटन इस केस में आपका राइट आंसर है।
तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आपको स्टेटमेंट गिवन है दो और उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज राइट, क्योंकि सर उनके पास प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के इक्वल होती है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। ये बात करें तो कुछ एलिमेंट्स के लिए सही है, यानी मोस्टली एलिमेंट के लिए सही है, लेकिन सभी के लिए ये यानी ईच एलिमेंट यानी सभी के लिए तो ये सही नहीं है, यानी स्टेटमेंट सेकंड इज आपका गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको एक सर्किट गिवन है, उसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। जो आपका ईएमएफ है वो 10 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो आपको इसमें निकालना है, इसमें आपको निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज। क्या निकालनी है? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = E - IR। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको I फाइंड करनी पड़ेगी, यानी करंट। तो I = होता है E/R + R, यानी कुल विद्युत वाहक बल, यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है आपका 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है आपका 4 + 1 5, दैट मींस 2 एम्पियर, यानी करंट हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। और V की बात करें तो 10 - 2 × 1 = 8 वोल्ट, यानी जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 वोल्ट। यानी 26 का जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो आंसर है वो 8 वोल्ट है। अब बात करें 27, अगर एक वायर है आपकी, वो L मीटर लंबी है, यानी L है उसकी लेंथ, और रेजिस्टेंस है 100 ओम, और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड किया गया? 10 पार्ट में, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर मैं 100 को 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है कोई भी, वो 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो मान लीजिए 10 का कितना हो जाएगा? एक, यानी 10, या तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सभी का 10 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर R टोटल दिया हुआ है, इसको 10 में डिवाइड करना है 10 पार्ट में, तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 10 ओम होगा। कितना होगा? 10 ओम होगा। अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं? सीरीज में। अगर सीरीज में जोड़ते हैं, यानी अगर 5 को इनमें से सीरीज में जोड़ते हैं और 5 को जोड़ते हैं पैरेलल में, तो 5 जो सीरीज में जुड़ेंगे, तो यानी R उनका सीरीज वालों का हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4 + R5, यानी 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50। और बात करें कि अगर इनका हमें निकालना है पैरेलल में, तो पैरेलल में 1/RP = हो जाएगा 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10। तो बात करें सर 1/RP = हो जाएगा 5/10, और RP आपका यानी जो पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 ओम। और बात करें आप दोनों को सीरीज में जोड़ना है, यानी R जो इफेक्टिव हो जाएगा वो RS + RP, यानी 50 + 2 = 52। तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा वो 52 इज करेक्ट आंसर है। यानी अगर लेंथ को, अगर 5 पार्ट्स को आपको सीरीज में जोड़ना है और 5 को पैरेलल में जोड़ना है, उसके बाद दोनों को सीरीज में जोड़ना है, तो 552 ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर, द मैक्सिमम elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of steel and its young modulus respectively 8 × 10⁸ न्यूटन। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपको क्या गिवन है? मैक्सिमम एलोंगेशन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन की जो कंडीशन होती है, उसमें स्ट्रेस जो होती है वो आपकी इलास्टिक लिमिट के इक्वल होती है। जो स्ट्रेस होती है वो किसके इक्वल होती है? इलास्टिक लिमिट के इक्वल होती है। और बात करें यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब स्ट्रेस आपकी इलास्टिक लिमिट के इक्वल है, तो ये हो जाएगा E/ΔL/L। और हमें निकालनी है इसमें आपकी एलोंगेशन, यानी ΔL निकालनी है, तो Y = हो जाएगा EL/ΔL, या फिर ΔL = हो जाएगा EL/Y। और यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सभी, तो हमें जो आंसर मिलता है वो है 4 mm। आंसर कितना मिलता है? 4 mm। तो इससे 28 में जो क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 है, वो आपका राइट हो जाएगा। अब बात करें कि क्वेश्चन 29, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इफ सरफेस टेंशन, यानी T गिवन है आपको, सरफेस टेंशन, और उसके बाद देन
एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी मान लीजिए कोई आपकी प्लेट है, ठीक है, उस पर आपको फोर्स बताना है जिससे ऊपर की ओर रख सके से, यानी F इक्वल टू हो जाएगा आपका T इंटू और इसकी सरकमफेरेंस यानी T इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूले से आप यूज करके इसका निकाल सकते हैं और आंसर होगा इसमें 19.8 मिली न्यूटन। अब बात करें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एक क्वेश्चन है, आपको दिया है कि अलग अलग आपकी स्टेजेस से यानी एनर्जी लेवल से अलग अलग एनर्जी लेवल में आपका यहाँ पे एमिशन है, तो उसमें आपको वेवलेंथ का बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है, यानी डेल्टा ई जो होता है वो इक्वल टू होता है एससी अपॉन लैम्बडा, यानी एनर्जी गैप क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू एससी अपॉन लैम्बडा। तो यहां से जो लैम्बडा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई के, यानी जिन लेवल में एनर्जी गैप ज्यादा होगा उनकी वेवलेंथ कम होगी और जिनका एनर्जी गैप कम होगा उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो बात करें सबसे पहले इनमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप है वो 6 to 2 में है, यानी N2 कहां है, यानी वो 6 एनर्जी लेवल से 2 में आ रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे लोवेस्ट आपकी वेवलेंथ होगी और जो सबसे कम एनर्जी गैप है वो किसमें है, 3 से 2 में। 3 से 2 में है तो दैट मींस सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी रहने वाली है। तो ए का ऑप्शन है, यानी 3 से 2 में है, एनर्जी लेवल कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यानी थर्ड ऑप्शन है 656.3, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करें तो बात 4 से 2 की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका 486, और 5 to 2 की बात करें तो 434, और 6 to 2 की बात करें तो 410। यानी जिस भी लेवल की जिन लेवल से भी एनर्जी गैप ज्यादा होगा वही से क्या होगा, कम एनर्जी लेवल्स, यानी जो स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जिसका एनर्जी गैप ज्यादा है और जिसका कम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब बात करें कि 31, यहां पे आपका एक कैपेसिटेंस से सर्किट से गिवन है, संयोजन दिया हुआ है कैपेसिटर का, उसमें आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है सर्किट की। यहां पे है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। देखिए यहाँ पे इस साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी 2/2 इक्वल टू 1, 2/2 इक्वल टू 1। दैट मींस ये किस कंडीशन को शो करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की आपके संतुलन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दैट मींस इस पोजीशन में आपका कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। तो अब ये सर्किट आपका इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों आपके किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड और इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, यानी इसके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है आपका 2 माइक्रोफैरड। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32, इसमें गिवन है द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10th टाइम दैट द अर्थ and the diameter is half that of the earth, the acceleration due to gravity on the planet। अब बात करेंगे अर्थ पर जो ग्रेविटी है यानी g है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है g इक्वल टू g m अपॉन आर ई स्क्वायर, ये होती है आपकी जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। लेकिन अब वो दूसरे प्लेनेट पे उसने क्या दिया है, मान लीजिए जी डैश है, वहां पे दिया है जी एम, कितना दिया हुआ है, जो पृथ्वी का मास है यानी एम ई का 10 टाइम गिवन है, और जो रेडियस है वो आर ई का हाफ गिवन है, ठीक है। तो यहां से जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 to the 4 यानी 4/10 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी होती है, अर्थ पे जो आपका ग्रेविटी एक्सीलरेशन है वो 9.8 है, यानी जी डैश हो जाएगा आपका 4/10 इंटू 9.8। तो बात करें यहां से इसको सॉल्यूशन की, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 कैरी हो जाएगा, 4 9 जा 30 39 और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आंसर इज 3.92 ऑप्शन नंबर 2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32, द ग्राफ, इसमें आपको ग्राफ गिवन है और शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ एंड द काइनेटिक एनर्जी E। अब देखिए बात करें कि
काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो होता है h अपॉन अंडर रूट 2m के। और बात करें इसमें यहां से लैम्बडा स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका, तो लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m के। आप देखिए दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो दैट मींस यहां से अगर मैं बात करूं 1 अपॉन लैम्बडा जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है, तो दैट मींस यहां पर जो हमें कर्व लाइन मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 34, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर। सॉलिड एंगल्स आर, अब इसमें सॉलिड एंगल्स के साथ जो सेम है और डायमेंशन, यानी सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, तो यहां पे जो आपका स्ट्रेन एंड एंगल है वो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो 35, अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C एंड P। अब आपको एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका C है, रेडियस गिवन है इसकी आपको 3, और ये पॉइंट P है, यहां पर ये क्या है, इवनली चार्ज है। तो इवनली चार्ज है, तो यहां पे आपको निकालना है। अब देखो स्फेरिकल सेल के लिए जो अगर V की बात करूं तो वो दोनों जगह समान रहेगा, यानी VC इक्वल टू VP इक्वल टू K क्यू अपॉन R, K क्यू अपॉन R यहां पे रहेगा। और बात करेंगे इनका पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सेम है, तो VC माइनस VP इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट आपको एक टीवी कर्व गिवन है, उसमें आपको निकालना है कि किस कंडीशन के लिए ये आपका सही होगा। तो T एंड V, P1, P2, P3। अब यहां पे बात करेंगे सेम टेम्परेचर के लिए आपको करेक्टरिस्टिक बतानी है P में और V में रिलेशन। अब सेम टेम्परेचर की बात करें, अगर सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो आपका अगर प्रेशर लो है तो आपकी वॉल्यूम क्या होगी, हाई। यानी प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होगी, हाई होगी। यहां पे तो इसका मतलब क्या है, हाई द वॉल्यूम एंड लो द प्रेशर। तो दैट मींस यहां पे वॉल्यूम मैक्सिमम है तो P3 का जो, या और सेकंड बात करेंगे ये सेकंड पे है, और थर्ड यानी सबसे मिनिमम है P1 पे। तो दैट मींस यहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी और यहां पे सबसे कम होगी। यानी अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सेकंड, यानी P1 पर जो ज्यादा होगी, फिर P2 और फिर P3। यानी लोअर वॉल्यूम कहां होगी, जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो P1 ज्यादा होगा, उसके बाद उससे बीच में फिर P2, और सबसे कम वॉल्यूम कहां पे होगी, P3। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और बात करें 37, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, सॉरी कौन सा इनमें से गलत है, इज नॉट करेक्ट। तो गिवन है द प्रॉपर्टी ऑफ विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट इज they travels with a speed c equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught, this is correct. Next is they originate from charges moving with uniform speed, this is wrong, because ये क्या होते हैं, त्वरित आवेश के साथ उत्पन्न होते हैं, यानी एक्सीलरेटिंग चार्ज के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज दे आर ट्रांजिट, ये भी सही है आपका। द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका रॉन्ग है। जो कहा गया कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये ओरिजिनेट होते हैं, ये गलत है। जो आपका ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं एक्सीलरेटिंग के साथ, यानी एक्सीलरेटिंग चार्ज के साथ। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, अब टेलीस्कोप के लिए गया है, और टेलीस्कोप में आपको यानी ऑप्टिकल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 140 सेंटीमीटर, एंड जो आपकी आई लेंस है उसकी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन FE, यानी 140 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो 28। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 28। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इफ टू बैटरी थ्रो आर रजिस्टर, इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें बात करेगी, अभी जो मैक्सवेल का जो
इक्वेशन में मॉडिफाइड था एम्पियर्स करंट की, वो क्या था, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं इसमें इस कंडीशन के लिए, तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा आपका आई डी, यानी आई सी किसके इक्वल हो जाएगा, आई डी के, और सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है अ मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 5 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 10 की पावर -5, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर इज हीटेड 0 to 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपेंशन ऑन बेंडिंग द कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि थर्मल स्ट्रेस, जो यहां पर थर्मल स्ट्रेस होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो आपकी थर्मल स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगी, यानी जो हो जाएगी आपकी अल्फा इंटू डेल्टा टी। और बात करें कि फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगी वो आपकी हो जाएगी, यानी यह वैल्यू किसकी है, आपकी थर्मल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगी आपकी अल्फा इंटू डेल्टा टी। और बात करें कि यहां से कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि आपको कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी आपकी इंटू यंग्स मॉडुलस यानी वाई, यंग्स मॉडुलस। और बाद में आपका फोर्स यानी कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स एफ की वैल्यू हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू डेल्टा। तो यहां से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर इज 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41। टू हीटर ए एंड बी, पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। तो फर्स्टली इनको आपको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर पैरेलल में, एंड यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट। अब देखिए सबसे पहले की बात करें कि पावर में और आपके रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखें कि पहले के लिए अगर मान लीजिए P A है और दूसरा क्या है, P B है, यानी पहला हीटर को मान लेते हैं A है तो P उसकी पावर P A है, दूसरे की क्या है P B। तो यहां से हो जाएगा आपका इनवर्सल रिलेशन है, तो आर बी अपॉन आर ए, और पहले की दी है 1 किलोवाट और दूसरे की दी है 2 किलोवाट। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो आर ए और आर बी में आ जाएगा, आर ए इक्वल टू 2 आर बी। अब बात करें कि पैरेलल सॉरी सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में हो जाएगा आर एस इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, यानी आर ए की वैल्यू 2 भी रखूंगा तो 2 + 1 यानी 3 आर बी। अब बात करें कि पैरेलल की, तो पैरेलल में हो जाएगा आर पी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी, वो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 आर बी प्लस 1 अपॉन आर बी, यानी अगर इसको एलसीएम लेते हैं 2 आर बी तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, और आर पी की वैल्यू हो जाएगी 2 आर बी अपॉन 3, 2 आर बी अपॉन 3। अब इनको क्या है, पहले तो सीरीज में जोड़ा था और फिर पैरेलल में, अब इनकी पावर निकालनी है, तो यहां से पावर हो जाएगा यानी पी एस अपॉन पी पैरेलल, यानी पी एस अपॉन पी निकाल लेंगे। तो यहां से अगर मैं दोनों को सोल्व करता हूं, यानी आर पी, ये हो जाएगा आपका आर पी अपॉन आर एस, आर पी की वैल्यू है 2 आर बी अपॉन 3 और अपॉन 3 आर बी। तो यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 यानी 2/9, आंसर हो जाएगा 2:9। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M is bent at a middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other, then magnetic moment। अब देखिए सबसे पहले कि एक बार है, तो बार के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का, वो होता है M इक्वल, यानी मान लीजिए एक बार है आपकी ये, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसकी जो ध्रुव चुंबकीयता है वो स्मॉल m है, तो यहां से कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू L। अगर मैंने इसको मिड पॉइंट से यानी इसको मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है एट एंगल 60 डिग्री, तो ये आपका L/2 हो जाएगा और ये भी आपका L/2 हो जाएगा। दैट मींस ये जो ट्रायंगल है ये किस टाइप का हो जाएगा आपका, यानी अगर डेल्टा L की बात करूं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 है और इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड इक्वल एंगल करते हैं तो 60 60 60। दैट मींस ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये L/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा
L/2, और यहां से मैं m डैश की वैल्यू करूं तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू L/2, और m इंटू L की वैल्यू जो है कैपिटल M है, तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M/2, यानी ये उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इज करेक्ट। बात करें नेक्स्ट, आपको 43 क्वेश्चन में गया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको गिवन है, इसमें आपको ग्राफ निकालना है, आपको वेलोसिटी और टाइम गिवन है, ठीक है। अब इस टाइप का आपको कर्व दिया है, देख लिए फर्स्ट फेज में यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या है, जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो दैट मीन्स आपका यानी एक्सेलरेशन में चेंज करना है 80 में आपका, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, वो जीरो है, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। इस फेज में देखिए ये क्या है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, तो यहाँ इस कंडीशन से, यानी अगर बात करूं ओ ए बी सी डी, यानी ओ से ए तक आपका क्या है, वो जीरो एक्सेलरेशन है, और उसके बाद ए यानी ए टू बी जो है, यानी ये बात करें तो ये ए है, ए टू बी आपका जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बी से सी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो रहेगा, तो यहां से यानी बी टू सी भी आपका एक्सेलरेशन जीरो है, फिर सी से डी है वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है, तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपको एक सर्किट गिवन है, चलिए अब देखिए उसमें आपको 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और कनेक्ट किया गया है वो 210 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। तो पीक करंट आपको निकालना है, पीक करंट यानी आपको आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई नॉट के लिए जो आपको होता है वो क्या होता है, आई नॉट की वैल्यू यानी आई आर एम एस इक्वल टू होता है आपका आई नॉट इक्वल टू, यहां से सबसे पहले हम आई सॉरी इसमें आपको सबसे पहले एक्सी फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एक्सी, क्या फाइंड करते हैं, एक्सी। तो एक्सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, एक्सी, तो एक्सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/ओमेगा सी, यानी 1/2π/fc। तो ये इससे अगर सॉल्यूशन करते हैं तो यहां से आपकी वैल्यू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50, और इंटू सी की वैल्यू है आपकी 10 इंटू 10 की पावर -6, तो यहां से आपका हो जाएगा 1/3.14 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर आपको यहां से अब करंट निकालना है यानी आई आर एम एस, वो हो जाएगा आपका वी आर एम एस अपॉन एक्सी। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपका जो आंसर है, अब उसके बाद आपको करंट निकालना है आई नॉट, तो आई आर एस में अपॉन √2 सॉरी इंटू √2 से निकाल लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस √2, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस √2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.93 एम्पियर, कितनी आएगी, 0.93 एम्पियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45, ए फोर्स F इक्वल टू है आपका अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और इसमें आपको बताना है द फैक्टर विच डायमेंशनलेस। तो अब इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या होता है, सभी पार्ट्स की डायमेंशन इक्वल होती है, यानी एफ की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी किसके, अल्फा टी स्क्वायर के, और जो बात करेंगी एफ की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, बीटा इंटू टी के। यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर, और यहां से मैं बात करूं तो बीटा की, तो बीटा हो जाएगा एफ अपॉन टी। अब यहां से अगर मैं देखूं अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है, तो यहां से अल्फा बीटा हो जाएगा बीटा अपॉन टी, या फिर वी कैन से अल्फा टी अपॉन बीटा। तो यहां पर अल्फा टी अपॉन बीटा आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, यहां पर आपको 4 अलग अलग ब्रिजेस गिवन है। देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें गिवन है आपको फाइव 15 10 10 जी।
आप देखिए इस कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ब्रिज है वो जो है वो बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें, सेकंड जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। आप देखिए सेकंड में तो यहां से गलती हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन होगी और ये आपका रिवर्स में रिवर्स बायस हो जाएगा, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में आपका बैलेंस है, तो थर्ड में जो आपका गिवन है वो इस प्रकार गिवन है 5। तो यहां से जो है वो आपका जो इसका यानी 10/15 और 10/5, यानी अगर बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस अगर 10 हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 47, इफ द मास ऑफ द वो इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस to its original mass and the length is made half its original length, then the new time period oscillate is x upon 2 times its original time period, then value of x। आप देखिए जो टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, तो t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब बात करें कि दूसरी कंडीशन की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड की बात करें तो टी डैश इक्वल टू गिवन है 2 पाई अंडर रूट, यानी उसको लेंथ को कितना कर दिया गया है, लेंथ को हाफ कर दिया गया है, यानी मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी एल इक्वल एल अपॉन 2 इंटू जी। तो अगर दोनों को बात करें कि दोनों में रिलेशन क्या दिया है, इसने कहा है न्यू टाइम पीरियड यानी टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन 2 टाइम्स द ओरिजिनल। तो यहां से इसकी वैल्यू है, तो टी की वैल्यू जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2 जी और इक्वल टू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर यहां से बात करें कि 2 पाई से 2 पाई एल एल जी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट 2। तो यानी क्वेश्चन नंबर 47 में जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48, इफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर कनेक्ट टू अ बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर। देखिए अगर पैरेलल कैपेसिटर यानी पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए सी का जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, यानी अगर हम उसको पास लेके आ रहे हैं तो डी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और डी लेस हो जाएगा तो दैट मीन सी की, यानी अगर आपकी दूरी कम है तो कैपेसिटेंस यानी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर दूरी हम घटाते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और चार्ज जो स्टोर्ड है वो भी आपका बढ़ जाता है, ये पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और आपका ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें ऑप्शन में ए में, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीज, यस ऑप्शन इज राइट, क्योंकि कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका चार्ज भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, यस कैपेसिटेंस भी इसकी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, यानी अगर बात करें कि सी डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन वी डैश, और बात करें सी की तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो ये दोनों नॉट, क्योंकि सी डैश इक्वल टू सी नहीं है तो क्यू डैश अपॉन वी डैश नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहां पर जो है क्यू डैश अपॉन वी का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, यस दिस इज राइट, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सी एंड ई, ए सी और ई इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49, तो 49 में गिवन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to launch a satellite of mass m from the surface of earth of mass m and the radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the earth। अब देखिए बात में करेंगे तो अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगी आपकी, ठीक है, तो यानी पहले जो एनर्जी है और बाद की जो एनर्जी है, यानी एनर्जी जो होती है वो किसका आती है सामने, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी यू आई प्लस के आई इक्वल टू हो जाएगा आपका यू एफ प्लस के एफ। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी जी एम एम अपॉन आर प्लस के आई, और इक्वल टू जो फाइनल की बात करूं तो फाइनल हो जाएगी माइनस जी एम एम। अब एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी आर प्लस 2r इक्वल टू 3r, और प्लस
फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो के आई की मुझे वैल्यू मिलेगी 325 यानी 5/6 mm अपॉन आर। तो यहां से के आई की वैल्यू जो होगी 5 g अपॉन आर, यानी ऑप्शन नंबर इज थर्ड करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 50। A seat is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to, यानी किस चीज के लिए फोर्स इसमें रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट इज होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, यहाँ पे फोर्स रिक्वायरमेंट होगी उसे होल्ड रखने के लिए, दिस इज करेक्ट। एंड होल्ड द सीट देयर इज अ नॉन मैग्नेटिक, यानी नॉन मैग्नेटिक होगा तो यहाँ पे फोर्स नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसके लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट, यस अगर ये कंडक्टिव है तो यहां से रिपल्सिव फोर्स के लिए आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है डी, मूव द सीट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिव एंड नॉन पोलर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि नॉन कंडक्टिव के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, यानी आपका ए और सी दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका सेशन था, ये आपका एग्जाम की जो सॉल्यूशन था आपके अच्छी से समझ आया होगा। अगर आप पे कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप करें तो आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और नित्यम क्लासेस के साथ बने रहे और अपना भरोसा जताए रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।